हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम फिर आ गए अपने स्पर्श भाग 2 के नए पार्ट के साथ। पार्ट नंबर 16, पतझड़ की टूटी पत्तियां। पतझड़ की टूटी पत्तियां से क्या है, जब वो टूट के मुरझा के गिर जाती हैं तो उनके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया, जो चीजें करी, उसकी तरफ इंडिकेशन, यानी कि जो समय चल रहा है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जो बीत गया हम उस पर ध्यान देते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर हमें किसने ध्यान आकर्षित किया? हमारे रविंद्र केलकर जी ने। ये पाठ हमारा 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो अब ये पाठ हमसे क्या कह रहा है, हम इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है। इस पाठ में 2 प्रसंग हैं। पहला है गिन्नी का सोना, जिसमें लेखक ने हमें उन लोगों से परिचित कराया है जो इस संसार को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं, यानी कि हम हैं, कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमको पॉजिटिविटी दी हुई है रहने और करने की। फिर दूसरा प्रसंग है छेन की देन। इसमें क्या है, जो हमें ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जो बौद्ध दर्शन में दी हुई, जिसके कारण आज भी जापानी लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच कुछ चैन के समय निकाल लेते हैं। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अभी आपको पढ़ने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन हम इनको जब आपको पाठ के साथ समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये पाठ हमसे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं गिन्नी का सोना। गिन्नी क्या है, सोना क्या है, क्यों बोला गया है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो हमने पहला सारांश ले रहे हैं हमारा गिन्नी का सोना। पाठ क्या कह रहा है? शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग होता है। जो सोना जो पहने जाते हैं, ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, सोने के होते हैं। अब अगर शुद्ध सोना लिया जाए और गिन्नी का सोना लिया जाए तो फर्क होता है। शुद्ध सोना मतलब सिर्फ सोना होगा और गिन्नी के सोने में तांबे की मिलावट होगी। ये 2 चीजें होती हैं। तो अब इनको समझते हैं कैसे। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिससे ये ज्यादा चमकता है। एक तो चमकेगा, थोड़ा मजबूती। अगर शुद्ध सोना इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा नाजुक रहता है। शुद्ध सोने में मजबूत भी हो जाता है, शुद्ध सोना से मजबूत हो जाता है। इस कारण औरतें अक्सर इसी से गहने बनाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए कि गहने बनाएं और जरा सी भार पड़े और टूट जाए तो मुड़ जाए तो मतलब क्या हुआ। तो तांबा मिलाने से क्या होता है, वो थोड़ा मजबूत हो जाता है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह होते हैं, यानी एकदम प्योर आदर्श जो हैं वो प्योर सोने की तरह ही होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हम सिर्फ उन्हीं आदर्शों के साथ चलें जो एकदम प्योर हैं, जो समय के साथ बेंड ना हो सके। परिस्थितियां अलग अलग होती हैं ना। एक जगह जहां सिद्धांत काम आ रहा है, एक जगह जहां आग लगी, मान लो सपोज आग लगी है, बुझाना हमारा सिद्धांत है, अच्छी बात है, हमें बुझा देना चाहिए, तो हम उसको पानी डाल के बुझा देते हैं। अब चूल्हे में अगर आग लगी है, उस जगह भी बुझा दिया जाए तो हम परिस्थितियां नहीं देखें मगर अपने सिद्धांत को बस हर जगह लागू करें, तो ये गलत होता है। जहां पर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम अपनी सोच रख सके, वो होता है बेंड हो जाने वाला। लेकिन शुद्ध सोना क्या क्या मतलब है कि वो आप जैसा है वैसा ही रहेगा, आप उसको अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। तो ये फर्क होता है। यही शुद्ध सोना का मतलब शुद्ध आदर्श, जिसे हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं करेंगे। मगर गिन्नी के सोने में मिलावट करना यानी परिस्थिति वश हमको सिचुएशन सोचना। शुद्ध सोने की तरह होता है, परंतु कुछ लोग उसमें व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं। व्यावहारिकता मतलब प्रैक्टिकल हो जाना, चीज को प्रैक्टिकली कर देना, यानी सिचुएशनली हैंडल करना। तांबा मिलाकर चलते हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज को सोच रहे हैं। उनके सिद्धांत अच्छे हैं, जो सिद्धांत पहले थे वो सिद्धांत हैं, लेकिन उन्होंने सिचुएशन, समय पर ये सब के हिसाब से उनमें चेंजेस लाए हैं, उनको बेंड किया है। हमको जो चीज चाहिए वो हम लेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर समय की मांग कह रही है कि हमें उसे थोड़ी देर और बाद लेना है तो हम थोड़ी देर बाद ले लेंगे। तो मतलब समय हमसे ये बोल रहा है। अब जैसे सपोज हम आपको छोटी सी एक सिचुएशन में डालते हैं, ठीक है, छोटी सी सिचुएशन को आप मान के चलिए, मम्मी घर में किसी काम से बिजी हैं, तो उन्होंने उस काम में बिजी होने से पहले आपसे कहा कि बेटा खाना खा लो, हम ये काम करने जा रहे हैं, हम बीच में नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपने बोला कि नहीं मम्मी, हम खाना नहीं खाएंगे।
जब मम्मी उस काम में बिजी हो गई तो आप फिर उनसे जाकर मांग रहे हो खाने के लिए, तो ये प्रैक्टिकली नहीं है। जब वो आपके पास आई थी तो आपको बोलना चाहिए था, आप उन्हें तुरंत मना कर दिया, ठीक है। अब मम्मी जब बिजी है तो आप खाने के लिए मांगने गए, तो मम्मी अब काम से नहीं उठ सकती, लेकिन मम्मी ने क्या किया, उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल चीज डाली। मम्मी जानती थी कि आपको भूख लगेगी हम जैसे ही काम करेंगे, तो उन्होंने उस सिचुएशन में थोड़ा प्रैक्टिकली दिमाग लगाया। क्या किया, मम्मी ने आपकी थाली लगा के पहले ही टेबल पे रख दी। तो मम्मी ने क्या बोला, अब वो उस काम को छोड़ नहीं सकती थी, तो मम्मी ने क्या कहा, जाओ टेबल पे खाना लगा रखा है, तुम खा लो। तो यहाँ पर मम्मी ने अपनी सूझबूझ, समय, परिस्थितियों के हिसाब से उस चीज को बदला। खाना तुमको मिलना चाहिए ये सिद्धांत था, मगर जब मिलना चाहिए तो तुमने मना कर दिया। अब मम्मी काम में बिजी थी, तो मम्मी ने उसके बीच का रास्ता क्या निकाला कि थाली लगाकर पहले रख दिया, तो उसे प्रैक्टिकली आइडिया उन्होंने यूज किया चीज को। तो ये चीज होती है कि सिद्धांतों के साथ अपनी सोच को ऐड करना और उसे समय और परिस्थितियों के अनुसार ढालना, यही ये पाठ आपको बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। परंतु वक्त के साथ उनके आदर्श पीछे हटने लगते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि जब उसमें मिला देते हैं प्रैक्टिकली, अब हम सोने, जब उन्होंने शुद्ध सोने को क्या बोला कि वो जो शुद्ध सोना है वो मजबूत होता है, लेकिन जब उसमें हम व्यावहारिकता यानी तामा मिलाते हैं, फिर क्या होता है, तामा ज्यादा हो जाता है, यानी व्यावहारिकता ज्यादा हो जाती है, शुद्ध सोना पीछे खींचने लगता है। कुछ लोगों में, हम यहाँ बात करें कुछ लोगों में पीछे हटने लगता है और व्यवहारिक सूझबूझ ही केवल आगे रहने लगती है, यानी वो अपने सिद्धांत कहीं भूल जाते हैं और व्यवहारिकता ही रह जाती है। मगर ये गलत है। हमारे आदर्श लेके हम चल रहे हैं सूझबूझ के साथ, तो हमें उन दोनों में बराबर संतुलन बना के चलना चाहिए। यही सोना पीछे रह गया और केवल तांबा आगे रह गया, ये गलत है। हमने अगर अपने सिद्धांत लेकर चले हैं तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना, ये ना कि खाली हमने सिचुएशन रखा यानी तो उस जगह हम सेल्फिश हो गए, बिल्कुल नहीं। अगर सोना रखा है यानी सिद्धांत रखा है, तो तांबा यानी कि व्यावहारिकता भी उसके साथ ही उतनी ही चलनी चाहिए। अब ये ना हो कि सोना पीछे रह जाए यानी सिद्धांत पीछे रह जाए, और व्यावहारिकता यानी कि जब व्यावहारिकता रह जाएगी तो सिर्फ सेल्फिश रह जाएंगे। आगे देखते हैं। कुछ लोग गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? वे व्यावहारिकता के महत्व को जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श को चला सके, वरना ये देश उनके पीछे कभी न जाता। यह बात सही है, परंतु गांधी जी कभी आदर्श को व्यावहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे, बल्कि वह व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। अब इस चीज को आप पहले समझिए। लोगों ने बोला कि गांधी जी जो है वो क्या है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। क्यों उन्होंने बोला? उन्होंने सिद्धांत जो लेके चले अहिंसा, अहिंसा के सिद्धांत को वो लेकर चले, मगर उन्होंने सिचुएशन के साथ चीजों को समझा। उन्होंने अहिंसा का पालन किया, लेकिन एक हद तक पालन किया। वो सिद्धांत उनके साथ था, मगर उन्होंने समय की परिस्थितियों को भी समझा कि अंग्रेज जो है वो अत्याचारी हैं, तो उन्होंने अहिंसा माना कि हाँ वो हमें मार रहे हैं, हम पलट के नहीं मारेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को भी इनोवेट किया अहिंसा के साथ, जैसे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किया मतलब हम अंग्रेजी सरकार के किसी काम में सहयोग नहीं करेंगे, हम अहिंसा का तो पालन कर रहे हैं, मतलब वो जो हमारा शुद्ध सोना है हम उसको संभाल के रखें, लेकिन हमने उसमें व्यावहारिकता क्या मिलाई? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों मिलाया? कि हम अहिंसा, हम हाथ पैर नहीं उठाएंगे, हम मारेंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने उसमें एक चालाकी से थोड़ा सा तांबा क्या मिलाया? असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब हम किसी काम में सरकार को सहयोग नहीं देंगे, ये मिलाया। फिर उन्होंने दांडी यात्रा करी। दांडी यात्रा में क्या? उन्होंने खुद डंडे खाए, नमक बनाया, खुद नहीं उठाया। अब उन्होंने क्या किया? डंडे खा के नमक बनाया, तो उन्होंने उस कानून को तोड़ा अहिंसा के साथ में, यानी कि जो मौलिकता थी हमारी, यानी कि शुद्ध सोना, अहिंसा, उसको उन्होंने पकड़ के रखा था, लेकिन साथ साथ में जो तांबा मिला रहे थे वो सिचुएशन के हिसाब से मिला रहे थे। तो
तो ये चीज आपको समझनी है कि उन्होंने अहिंसा शुद्ध सोना रखा और साथ साथ में जो आंदोलन करते गए वो बीच बीच में तांबा मिलाते गए। वो किसके हिसाब से मिलाया? उन्होंने सिचुएशन को देख के मिलाया। फिर उसके बाद में आता है देश के पीछे, अगर वो ये चीज नहीं करते तो देश उनके पीछे नहीं जाता। जाहिर सी बात है ना, देश उनके पीछे कभी नहीं आता। अगर वो सिर्फ अहिंसा लेके चलते कि तुम मारी खाते रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तो अगर वो सिर्फ शुद्ध सोना लेके चलते तो शायद लोग उनके पीछे नहीं आते। उन्होंने भी देखा कि इसमें फायदा है तो लोग उनके पीछे आए। परंतु गांधी जी कभी आदर्श को व्यावहारिकता के स्तर पर नहीं उतारते थे। यानी कि जो उनका आदर्श है, ऐसा ना हो कि वो जो आदर्श है वो कहीं पीछे रह जाए और सिर्फ व्यावहारिकता रह जाए, ऐसा नहीं करते थे। आदर्श अपनी जगह है और व्यावहारिकता उसके साथ शामिल रहती थी। यानी शुद्ध सोने के साथ तांबा, यानी कि अहिंसा के साथ असहयोग आंदोलन। कभी भी किसी को ज्यादा नहीं होने दिया कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे कर दिया और अहिंसा को पीछे, कि असहयोग आंदोलन के चक्कर में आप मारपीट भी कर लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने अहिंसा को हमेशा रखा, मगर साथ में ये सारी चीजें भी रखी। वे सोने में तांबा मिलाकर नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत को बढ़ाते थे। यानी यहाँ पे उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन कर रहे थे मगर उन्होंने अहिंसा नहीं छोड़ी थी। यहाँ पर जब असहयोग आंदोलन उन्होंने किया तो सामने रखा, लेकिन अहिंसा उसके साथ थी, उन्होंने अहिंसा नहीं छोड़ी थी। इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था, इसलिए अहिंसा हमेशा आगे रहती थी। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, हर काम लाभ हानि का हिसाब लगा के करते हैं। यानी कि अगर सिर्फ तांबा रहेगा, यानी व्यवहारवादी यानी प्रैक्टिकली लोग रहेंगे तो हमेशा क्या करेंगे कि क्या चीज फायदे का है, क्या चीज नुकसान का है, हमेशा हम प्रैक्टिकली सोच के चलेंगे। फायदे का है तो करेंगे, हानि का है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन आदर्श के साथ चलेंगे तो आदर्श भी रखेंगे और व्यावहारिकता भी रखेंगे, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। जीवन में सफल होते हैं, यानी कि जो लाभ हानि का हिसाब लगाते हैं वो जीवन में सफल होते हैं, दूसरों से आगे भी जाते हैं। जाहिर सी बात है, हम प्रॉफिट देख के चलेंगे तो दूसरों से आगे भी जाएंगे, परंतु ऊपर नहीं चढ़ पाते। ऊपर नहीं चढ़ पाते का यहाँ तात्पर्य ये नहीं कि अमीर नहीं बन पाते, यहाँ तात्पर्य ये है कि वो लोगों के दिमाग में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाते, दूसरों के लिए सिद्धांत साबित नहीं कर पाते, अपना जीवन दूसरों के लिए एग्जाम्पल नहीं बना पाते, नाम यानी फेमस नहीं हो पाते। यहां पर इससे तात्पर्य है। फिर क्या है? खुद ऊपर चढ़े और साथ में दूसरों को भी ऊपर ले चले, यह काम सिर्फ आदर्शवादी लोग करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने किया कि वो खुद तो ऊपर आए लेकिन साथ में जितने लोग उनके साथ चले उनके नाम भी हमारे साथ में आगे आए। आज हम गांधी जी को जानते हैं तो उनके साथ जुड़े बहुत से लोगों को, जैसे खुदीराम बोस, इन सबको भी हम जानते हैं। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वो इन्हीं का दिया है। व्यवहारवादी लोग तो केवल समाज को नीचे गिराने का काम करते हैं, यानी प्रैक्टिकली जो लोग सोचते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, समाज को ऊपर उठाने के बारे में नहीं सोच पाएंगे, यानी सबका भला नहीं सोच पाएंगे, सिर्फ अपना भला सोचेंगे। लेकिन आदर्शवादी लोग क्या सोचेंगे? चलो हम भी आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी आगे बढ़े। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सोना और तांबा आपको अच्छे से समझ में आएगा, आदर्श और व्यवहार क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम अपने पाठ की तरफ देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? छेन की देन। यहां मानसिक सुख की बात हो रही है, ठीक है। हम सबसे पहले समझेंगे क्या है मानसिक सुख, क्या चीज है। जब हम सुकून से साथ रहें, हमेशा अगर हम काम करते रहेंगे तो हमें वो शांति, वो पीस नहीं मिल पाता। उसी से रिलेटेड एक ये कहानी है जिसको हम समझाते हैं आपको। लेखक जापान की यात्रा पर गए हुए थे, ठीक है। वहां उन्होंने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी सबसे अधिक होती है। तो इस पर उनके मित्र ने जवाब दिया, मानसिक बीमारी, यानी दिमाग, यानी स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं। मानसिक बीमारियां ज्यादा होती हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। जापान के 80% लोग मनोरोगी हैं, यानी 80% लोग मनोरोगी हैं। अब क्यों हैं, हम ये भी देखेंगे। लेखक ने जब वजह जानना चाहा तो उनके मित्र ने बताया कि जापानियों की जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, यानी बहुत फास्ट काम करते हैं वो लोग चलते नहीं दौड़ते हैं।
महीने का काम एक दिन में पूरा करना चाहिए। सोचिए 30 दिन का काम एक दिन में पूरा करना, यानी कि कितने स्पीड से चलना पड़ेगा। दिमाग में स्पीड का इंजन लगाकर लग जाने के 1000 गुना अधिक तेजी से दौड़ते हैं। मतलब दिमाग कोई भी कोई कैलकुलेशन अगर हम 2 मिनट में करते हैं तो वो उसी को 2 सेकेंड्स में करेंगे, इतनी तेजी से अपने दिमाग को दौड़ाते हैं। एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है। अब हमेशा हर वक्त अगर हम सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसको भी तो स्ट्रेस होने लगेगा, दिमाग बहुत तनाव में आ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है और इस कारण मानसिक रोगी बन जाते हैं। यानी कि दिमाग थक जाता है और इंसान क्या होता है, मानसिक रोगी बन जाता है। यानी कि अब जब उसका दिमाग इतनी तेजी से दौड़ रहा था, इतना स्ट्रेस हो गया, उसको थकान नहीं मिली, तो वो बहुत सी चीजों को मिक्स करने लगता है, यानी कि वो मनोरोगी बन जाता है। शाम को जापानी मित्र उन्हें टी सेरेमनी ले गए। अब उनके मित्र समझाना चाह रहे थे कि जब इतनी ज्यादा स्ट्रेस होती है तो लोग कैसी थेरेपी लेते हैं कि उनको रिलैक्स हो। अब ये चीज लेखक जानना चाहते थे, तो लेखक ने जानने के लिए मित्र उन्हें एक छोटी सी टी सेरेमनी में लेके गए। ये चाय पीने की विधि है, चाय पीने की विधि से सुकून मिलना। देखिए कितनी अच्छी थेरेपी है, इसको समझिएगा, जिसे चाय नो यू कहते हैं। जापान में उसको क्या बोलते हैं, चा नो यू। यह एक 6 मंजिली इमारत थी जिस जगह पे वो गए टी सेरेमनी के लिए। 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई पर जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी मतलब जो जैसे उससे चिक से बनाई जाती है, खस और चिक से, वैसी एक छोटी सी कुटिया टाइप की थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन रखा था, एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। उसमें उन्होंने हाथ पैर धोए और तौलिए से पोंछकर अंदर चले गए। एक तौलिया मिलता है वहां पे लोग देते हैं, और उससे पोंछा उन्होंने और वो अंदर चले गए। अंदर बैठे चाजीन ने उठकर उन्हें झुककर, यानी कि आप जो वहां पे व्यक्ति बैठा था चाय सर्व करने के लिए, उसको चाजीन बोलते थे, वो उठा और झुक के उनको जो है प्रणाम किया। उन्होंने बैठने की जगह दिखाई कि आप यहाँ पर बैठिए। उसने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, यानी कि वो अब जैसे जापानियों का क्या था, बहुत रफ्तार से काम करते हैं, यहाँ जस्ट अपोजिट था, बहुत स्लो हर काम हो रहा था। अब उसको आप एक्सप्लेन कर देखिए। तो उसने क्या, चाय सुलगाई। अब स्पीड से काम करोगे तो चाय बना के रखो, लोग आए चाय सर्व करो, पियो, जल्दी जगह खाली करो। लेकिन नहीं, जब आ गया कस्टमर तब वो चाय चढ़ा रहे हैं, मतलब अंगीठी सुलगा रहे हैं, चूल्हा गर्म कर रहे हैं। उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे से जाकर बर्तन ले आया। अब जिसको जल्दी काम करना होगा बर्तन पास में रखेगा नहीं, वो उसने दूसरे कमरे में रखा हुआ था, वहां से गया, आराम से बर्तन लेकर आया। धीरे धीरे उसको टॉवेल से पोंछ रहा, बहुत आराम से। वह सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण तरीके से कर रहा था जिससे लेखक को उसकी हर मुद्रा में सुर गूंज रहा था। मतलब बहुत धीरे से ऐसे 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 कर रहा था, जैसे लग रहा कि कोई ध्वनि, कोई गाना चल रहा हो बड़े लय के साथ में, लेखक को ऐसा लग रहा था। वातावरण इतना शांत था कि चाय का उबलना भी साफ सुनाई दे रहा, मतलब इतना पीसफुल था कि चाय के जो बबल्स उठ रहे थे उसकी आवाज भी कानों में जा रही थी। चाय तैयार हुई और चाजीन ने चाय के प्याले को भरा, उसने 3 मित्रों के सामने रख दिया, यानी 3 मित्र आए थे, तीनों बैठे हुए थे, चाय का प्याला भरा और लाके तीनों मित्रों के सामने रख दिया। वहां पे सिर्फ 3 लोग थे। शांति को बनाए रखने के लिए वहां 3 व्यक्तियों से ज्यादा एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता था, सिर्फ 3 व्यक्ति एक बार में आएंगे, इससे ज्यादा लोगों का प्रवेश निषेध था। प्याले में सिर्फ 2 घूंट चाय थी, इतना छोटा सा प्याला, हम लोग के लिए 2 घूंट में आ जाएगा, हम लोग इतने बड़े बड़े पीने वाले, वहां भी इतना जरा सा प्याला और उसमें सिर्फ 2 घूंट चाय है, इतनी छोटी। वे लोग होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद 1.5 घंटे तक पीते रहे। 1 घूंट चाय, 2 घूंट चाय जो हम 1 मिनट में खत्म कर जाएं, 1.5 घंटे तक वो 2 घूंट चाय एक एक बूंद पीते रहे। पहले 10 मिनट तक तो लेखक को उलझन रही, जाहिर सी बात है किसी को भी उलझन रहेगी, इतनी जरा सी चाय पीने में इतना कोई टाइम लगाता है, तो उनको पहले उलझन रही। फिर क्या हुआ,
फिर उनके दिमाग की रफ्तार धीमी बढ़ती गई। अब जब हम कोई चीज सोचना बंद कर देते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स होने लगता है, उतनी स्पीड में नहीं चलता। तो धीरे धीरे अब सारी गतिविधियां धीमी हो रही थी, तो दिमाग की रफ्तार ने भी धीमा होना शुरू कर दिया। जब हर चीज शांत होने लगती है तो हमारा दिमाग भी शांत हो जाता है। फिर बिल्कुल बंद हो गई, मतलब एक सिचुएशन ऐसी आई कि वो एकदम बंद पड़ गई, एकदम सुन्न हो जाना जिस हिसाब से बोलते हैं वो हो गया। उन्हें लगा वो अनंत काल में जी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं, कितना समय बीत गया है, कितना बज रहा है, ये उनको सेंसेस खत्म होने लगे। फिर उन्हें सन्नाटे की आवाज सुनाई देने लगी। सन्नाटा, एकदम शांति, कोई बात नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसा सिचुएशन हो गई। अक्सर हम भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में, परंतु ये दोनों काल मिथ्या हैं। वर्तमान ही सत्य है और हमें उसी में जीना चाहिए। यानी कि हमेशा, या तो हम जब बैठते हैं तो हमेशा भूतकाल में सोचते हैं हमने ये किया था, वो किया था, या कल हम ये करेंगे या हम ये करेंगे, ऐसे काम मेरा हो जाएगा, ऐसे। लेकिन जिस पल हम शांति से बैठे हैं उस समय हम जरूरी है कुछ सोचें। उस पल हम शांति से क्यों नहीं रह सकते? क्यों हम किसी चीज के बारे में सोचें कि कल क्या हुआ था या आने वाले कल में हम क्या करेंगे? जो प्रेजेंट है वही तो हकीकत है, जो बीत गया वो नहीं, कल क्या आने वाला हमें नहीं पता। जो हमारे सामने है वही तो सच है, यानी कि वर्तमान सच है, हमें उसमें जीना चाहिए। यही चीज इस चाय थेरेपी में बताई गई। आपके दौड़ते दिमाग को शांत करने की प्रक्रिया को इस चाय सेरेमनी में बताया गया कि जापानियों के जो दिमाग इतने मनोरोगी हो जाते हैं, इस सिचुएशन में लाके उनको शांत किया जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाओ तो इस सेरेमनी के थ्रू अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। तो यही चीज अंत में लेखक क्या बताते हैं, हम ना वर्तमान में जीते, हम ना भविष्य में जीते हैं, ना हम भूतकाल में जीते हैं, हम जीते कहाँ पर हैं? वर्तमान काल में। इसलिए जो समय हम जी रहे हैं हमें उसी को एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं हमें उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग में दोनों काल हट गए, यानी कि वो ना भूत की सोच रहे थे ना भविष्य की सोच रहे थे, वो सोच क्या रहे थे? वर्तमान की। बस वर्तमान के क्षण सामने थे। जो अनंत काल कितना विस्तृत है, असल जीना किसे कहते हैं, लेखक को उस दिन मालूम हुआ। यानी कि हम अगर ये चीज सोचें कि हम जिस समय को हम जी रहे हैं, अभी आज का समय, हम सिर्फ उसी को एंजॉय करें बिना किसी टेंशन, बिना किसी तकलीफ के, तो समझ लीजिए अगर हमने वर्तमान अच्छे से जी लिया तो हमने अपना भूत भी अच्छा कर लिया और भविष्य भी अच्छा कर लिया। आई होप ये चैप्टर्स दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला प्रश्न एक दो पंक्ति में देना है, यानी वेरी शॉर्ट है। लोग शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग अलग क्यों होता है? हमने आपको बताया था शुद्ध सोना यानी कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, और गिन्नी के सोने में थोड़े से तांबे की मिलावट की जाती है। वही चीज आपको यहाँ बतानी है। अलग इसलिए होते हैं क्योंकि शुद्ध सोना बिना किसी मिलावट के होता है और यह पूरी तरह शुद्ध होता है, जबकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत हो जाता है। प्योरिटी थोड़ी सी घट जाती है लेकिन मजबूती आ जाती है और चमक आ जाती है। फिर प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? क्या है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट? उन्हें कहते हैं जो आदर्शों को व्यावहारिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं, यानी आदर्श हैं मगर व्यावहारिकता यानी प्रैक्टिकलिज्म भी है साथ में। आज के समय केवल आदर्शों के जीवन जीना कठिन है, शायद सिर्फ हम अपने सिद्धांत लेके चलें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्हें व्यावहारिकता के सांचे में ढलना ही पड़ता है, यानी उसमें प्रैक्टिकली हमें चीजों को मिलाना ही पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आदर्शों के साथ दुनिया भी चले और दूसरे हमें समझे भी, तो उसमें प्रैक्टिकलिज्म हमको मिलाना पड़ता है, यानी व्यावहारिकता मिलानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? शुद्ध आदर्श क्या था? शुद्ध सोना। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वह है जिसमें हानि लाभ की गुंजाइश नहीं होती, यानी जहां पर हम लाभ या हानि नहीं देखते, जो है हम उसको वैसा ही लेकर चलेंगे। अर्थात शुद्ध आदर्शों पर व्यावहारिकता हावी नहीं होती, जिनसे पूरा समाज की भलाई छुपी हो तथा जो समाज के शाश्वत मूल्यों को बनाए रखने में सक्षम हो, वही शुद्ध आदर्श है, जिसमें व्यावहारिकता नहीं मिली होती। नेक्स्ट, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही? स्पीड का, उन्होंने बोला था उनके मित्र ने कि जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगा हुआ है। क्यों? जापानी लोग उन्नति की होड़ में सबसे आगे हैं,
इसलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगा होने की बात है। आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि वहां के लोग एक दिन में 1 महीने का काम करना चाहते हैं, बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए लेखक ने वहां के लोगों को के दिमाग में स्पीड का इंजन लगा होने की बात कही। इस तरीके से भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहा जाता है? हमने बताया था चा नो यू, चाय सरनेमी में लेके गए थे ना, उसको बारे में पूछ रहे हैं। जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं, जिसका अर्थ है टी सेरेमनी, और चाय पिलाने वाला चाजीन कहलाता है। यानी हमने बताया ना, जो सर्व करता है वो चाजीन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? यानी जहां चाय पिलाई जा रही है उसकी क्या विशेषता थी? जापान में जहां चाय पिलाई जाती है वहां की सजावट पारंपरिक होती है, यानी जापानियों की जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग रहती है। प्राकृतिक ढंग से सजे हुए छोटे से स्थान होते हैं, मतलब उसमें नेचुरल चीजों का ज्यादा समावेश होता है। सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, वहां अत्यंत शांति होती है, गरिमा के साथ चाय पिलाई जाती है, मतलब सोफिस्टिकेटेड ढंग से, जल्दी जल्दी नहीं कि गिर रही है ये हो रही हो, नहीं, आराम से। शांति उस स्थान की मुख्य विशेषता है, क्योंकि इंसान वहां शांति यानी मानसिक रोगी वहां पर शांति पाने के लिए आते हैं, इसलिए शांति तो अहम ही होनी है। नेक्स्ट, शुद्ध अब यहां पर हमारी संख्या बदल गई, अभी हम वेरी शॉर्ट कर रहे थे, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ चुके हैं आपके, ठीक है। अब वर्ड लिमिट पे ध्यान रखिएगा। शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यावहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध सोने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, उसी तरीके से आदर्श में भी किसी चीज की मिलावट नहीं होती है। तांबे से सोना मजबूत हो जाता है, परंतु उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्यावहारिकता से शुद्ध आदर्श समाप्त हो जाते हैं, परंतु जीवन में आदर्श के साथ व्यावहारिकता की आवश्यक है, क्योंकि व्यावहारिकता के समावेश से आदर्श सुंदर और मजबूत हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम आदर्श लेकर चलेंगे तो लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे। व्यावहारिकता मिला देने से क्या होता है, वो सिचुएशनली हैंडल हो जाती हैं चीजें, तो इसलिए उसमें इस तरीके से कंपेयर करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की? उसने अंगीठी जलाना, चायदानी रखना, बर्तन लाना, पोंछना, सर्व करना, सब कुछ उसने बड़े गरिमापूर्वक ढंग से किया था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करना, जैसे कि चैप्टर में दिया गया है आपको। चाजीन ने टी सेरेमनी से जुड़ी सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की थी। यह सेरेमनी एक पर्णकुटी में पूर्ण हुई। चाजीन द्वारा अतिथियों को उठकर स्वागत करना, आराम से अंगीठी सुलगाना, चायदानी रखना, दूसरे कमरे से चाय के बर्तन लाना, उन्हें तौलिए से पोंछना, चाय के बर्तनों में डालना आदि की सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग अर्थात बड़े ही आराम से, अच्छे व सहज ढंग से की गई। तो इस तरीके से वो उसने जितनी क्रियाएं करी उसको आप पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, मगर वर्ड लिमिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन करते करते ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था, क्यों? टी सेरेमनी में सिर्फ 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था, क्यों? क्योंकि वहां पर शांति बनाए रखी जा सके। अब इसी को आपको थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना है। टी सेरेमनी के केवल 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता ताकि वहां शांति बनी रहे। इसका यह कारण था कि व्यक्ति भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल अकेले बिताए, और साथ ही जहां इंसान भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जी पाए। अधिक आदमियों के आने से शांति बरकरार नहीं रह पाएगी और वहां पर अशांति का माहौल बन जाएगा। इसलिए यहां पर सिर्फ 3 लोगों के प्रवेश की अनुमति थी। तो वहां पर आने का कारण, लोग आ रहे हैं मानसिक सुख पाने के लिए ना, तो अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे तो वहां पर अशांति व्याप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? अब वो जब चाय पी रहे थे, शुरू के तो 15 मिनट उन्हें उलझन हुई, फिर वो थोड़े शांत हुए, फिर एकदम ही उनका दिमाग शून्य हो गया था। तो ये सारी प्रक्रिया आपको करनी है। कैसे? चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया जैसे उनके दिमाग की गति मंद पड़ गई हो, धीरे धीरे उनका दिमाग चलना ही बंद हो गया। यहाँ तक कि उन्हें कमरे में पसरे हुए सन्नाटे की आवाजें सुनाई देने लगी थी। उन्हें लगा कि मानो वे अनंत काल में जी रहे हैं। वे भूत और भविष्य दोनों के चिंतन ना करके वर्तमान में
जी रहे थे। तो वो जो सारा वक्तव्य वहां पर हुआ था वो सारी चीज इसमें आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर हमारे दीर्घ क्वेश्चंस आ जाते हैं 50 to 60 वर्ड्स में। अब क्या गांधी जी ने नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। यानी कि वो नेतृत्व करते थे, लीडरशिप, इसे हमें आपको साबित करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अपने सारे आंदोलनों को व्यावहारिकता के स्तर से आदर्शों के स्तर तक चढ़कर चलाया। यानी प्रैक्टिकलिज्म से लेकर आपको जितने भी आदर्श रहे वहां तक पूरा बरकरार रखा उन्होंने। इसलिए उनके सारे आंदोलन, भारत छोड़ो, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च सफल हुए। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने आदर्श अपनाए थे तो साथ में प्रैक्टिकलिज्म भी निभाया था, इसलिए वो दोनों सारे आंदोलन उनके सफल हुए और इसीलिए उनका नेतृत्व भी बहुत अच्छा रहा। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने आदर्शों का हथियार बनाया। हमने बताया ना, अहिंसा और सत्य, सत्य नहीं छोड़ना और अहिंसा नहीं छोड़ना। सारे आंदोलन किए मगर इन दोनों को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जो मूल आत्मा थी उसको पकड़ के रखा था, प्रैक्टिकलिज्म में लगाया मगर शुद्धता को उन्होंने नहीं छोड़ा था। इन्हीं सिद्धांतों के बलबूते पर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर ली। उनके नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। देशवासी उनके नेतृत्व को स्वीकार करके गर्व का अनुभव करते हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाले हैं, हमारे हिसाब से उन्होंने पूछे, याद रखिएगा। हम जो इसमें दिखाएंगे, इसके अलावा आप अगर कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं तो उनको आप कर लीजिएगा। वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। ध्यान रखिए, 2 स्टेप में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सतर्कता के साथ दीजिएगा। सत्य, अहिंसा, परोपकार, ईमानदारी, सहिष्णुता आदि मूल शाश्वत हैं, जो शुरू से लेकर अभी तक हमेशा हैं। ये हमें हमेशा अपने अंदर रखनी चाहिए। मगर वर्तमान समय में ये कैसे सार्थक है, आपको ये चीज बतानी है। वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है क्योंकि आज भी सत्य, अहिंसा के बिना राष्ट्र का कल्याण और उन्नति नहीं की जा सकती। शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए परोपकार, त्याग, एकता, भाईचारा व देश प्रेम की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम आज भी परोपकार और ईमानदारी के मार्ग पर चले तो समाज को अलगाव से बचाया जा सकता है। यानी कि समाज में अलग अलग धर्म और जाति के नाम पर दंगे नहीं होंगे अगर हम एकता और शांति बनाए रखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको हानि लाभ हुआ हो। आपके साथ ऐसी घटी हो तो आप यहाँ पर उनका उल्लेख कर सकते हैं। क्या है? शुद्ध आदर का पालन करने में मैं एक बार खुद ही फंस गया। एक बार एक ट्रैफिक हवलदार की मैंने रिश्वत लेते पकड़ लिया। अब हम नैतिक हैं तो हम उसने रिश्वत ले रहा था तो हमने पकड़ लिया उसको। उसकी शिकायत उसके बड़े अफसरों से कर दी तो उल्टा उसके बड़े अफसरों ने सिग्नल तोड़ने के जुर्म में मेरा ही चालान काट दिया। तो ऐसा कोई अगर आपके साथ घटा हो तो आप उसे अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श में व्यावहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ। अभी हमने हानि देखा, अब हमको जब लाभ हुआ हो, हमने आदर्शों में व्यावहारिकता मिलाई हो, ऐसा अगर कुछ हुआ है और हमको लाभ हुआ है तो हमें वहां लिखना है। शुद्ध आदर्श व्यावहारिकता का पुट देकर एक बार मैंने एक शिक्षक से शाबाशी भी पाई थी। एक विद्यार्थी को नकल करने से रोका। हुआ यूं कि एक बार परीक्षा भवन में मेरे आगे बैठा विद्यार्थी नकल कर रहा था। मैं उसे रोकना चाह रहा था, परंतु यदि उसकी शिकायत में सीधे जाकर शिक्षक से करता तो बाद में वह मुझसे बदला अवश्य लेता। इसलिए मैंने इशारे से शिक्षक को उसकी करतूत बता दी। परिणाम से शिक्षक ने उसकी सारी नकल की सामग्री चुपचाप फाड़ दी और कूड़े में फेंक दिया और हमको शाबाशी दी। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो कि आपने अच्छी चीज की तरफ किया हो और आपको शाबाशी मिली हो तो आप भी ये चीज बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना। गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। उन्होंने आदर्शों में व्यवहारिकता मिलाई थी या व्यवहारिकता में आदर्शों को मिलाया था? यानी शुद्ध सोना था उसमें तांबा मिला था या तांबे में शुद्ध सोना मिलाया गया था? इस चीज को कंपेयर करना है आपको यहाँ पर।
स्पष्ट करना है। शुद्ध सोने में तांबे का मिलावट है, आदर्शवाद में व्यवहारवाद को मिला देना। ठीक है, आदर्शों में व्यवहार को मिलाना। शुद्ध सोना आदर्शों का प्रतीक है और तांबा व्यावहारिकता का प्रतीक है, यानी प्रैक्टिकलिज्म का प्रतीक है, सिचुएशनली चीजों को बदलने का प्रतीक है। गांधी जी व्यावहारिकता की कीमत जानते थे, इसलिए वे अपना विलक्षण आदर्श चला सके, लेकिन वे अपने आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। यानी अपने आदर्श को सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं करना चाहते थे। उनके आदर्श थे सत्य और अहिंसा, वो मूल बेस पे थे, लेकिन उन्होंने उसमें प्रैक्टिकलिज्म मिलाया। समय के साथ आंदोलन चलाए, सत्याग्रह आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, कुछ भी हो, समय के हिसाब से चलाया, मगर उसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखा, आपको हमेशा सत्य बोलना है और अहिंसा का पालन करना है। मतलब लड़ाई झगड़ा, हाथ मार पीट कुछ भी नहीं करना। ये मूल थे। किसी भी आंदोलन को आप चलाओगे, वो समय की मांग थी, व्यावहारिकता थी, मगर उसमें सत्य चीज की आदर्श क्या था कि आप कभी भी सत्य और अहिंसा का साथ नहीं छोड़ोगे। तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते हैं। ठीक है, सोने की कीमत बढ़ाते हैं। वे नीचे से ऊपर उठाने का प्रयास करते थे, ना कि ऊपर से नीचे गिराने का। इसीलिए कई लोगों ने प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहा है। यही कारण थे कि उनके आदर्श कालजयी हैं, यानी कि आज भी अगर उन आदर्शों को माना जाए तो समाज सुंदर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट कहानी में अपने समाज में व्याप्त अवसर अनुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी के सोने के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादी और व्यावहारिकता, इनमें से जीवन में किसका महत्व है। देखिए, हमने जो प्रीवियस कहानी पढ़ी थी गिरगिट, उसमें समय के हिसाब से इंसान ने अपने लाभ फायदे के हिसाब से अपने व्यवहार को बदला था, लेकिन गिन्नी के सोने में हमारा क्या था, व्यावहारिकता और आदर्श, ये दोनों चीजें थी। तो इन चीजों को जीवन में इनका कितना महत्व है, हमें ये बताना है। इन्होंने प्रीवियस कहानी के आधार पर ये चीज पूछी थी इनसे। गिन्नी के सोना पाठ के आधार पर यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादिता का ही महत्व है। ठीक है, गिन्नी के सोने के अनुसार से आदर्शवादिता का ही महत्व है। अवसरवादी व्यक्ति सदा अपना हित देखता है, यानी अवसर के हिसाब से, जैसा कि पिछले वाले कहानी में हमने गिरगिट में देखा, जो इंस्पेक्टर ने किया था, वो अवसर देख रहा था चीजों को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो पार्ट आपस में मिला के उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो हमें उसी हिसाब से देना। अवसरवादी, जो यहाँ अवसरवादी व्यक्ति इस्तेमाल किया गया है, वो वहां पर इंस्पेक्टर के लिए, ओमेचुलीवान के लिए इस्तेमाल किया गया है। वह प्रत्येक कार्य अपना लाभ हानि देख के कर रहा था, इंस्पेक्टर अपना लाभ हानि देख के कर रहा था। आज भी समाज के पास जो भी मूल्य है, वे सब अवसरवादियों द्वारा दिए गए हैं। अतः जीवन में आदर्श के साथ सही व्यावहारिकता का मिश्रण का बहुत अधिक महत्व है। तो यानी कि हमारे पास आदर्श होने चाहिए, लेकिन व्यावहारिकता भी होनी चाहिए। ऐसा ना सिर्फ व्यावहारिकता रह जाए और आदर्श ना हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का अपना महत्व है और दोनों को मिलाकर ही चलना सही होगा। अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताया, आप इन कारणों से कहां तक सहमत है। मानसिक रोग, जापानियों में मानसिक रोग होता है उन्होंने बताया था, अब उसके क्या क्या कारण थे ये हमें बताना है। क्या है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग का मुख्य कारण अमेरिका के आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बताया। अमेरिका बहुत आर्थिक, सबसे ज्यादा आर्थिक रूप में मौजूद है और जापान उसको बीट करना चाहता है। तो बीट करने के लिए उसको प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए लोगों के वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, तो इससे मानसिकता जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। लोग जो है इतना ज्यादा मानसिक रोगी हो रहे हैं, ये कारण बताया। प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता, यानी परिणाम स्वरूप देश के लोग 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। इस कारण वे शारीरिक मानसिक रूप से बीमार रहने लगते हैं। लेखक के ये विचार सत्य हैं, क्योंकि शरीर और मन मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, उन्हें भी विश्राम चाहिए। मशीन थोड़ी ना है कि वर्ल्ड डलते गए काम करते गए, हमें रेस्ट चाहिए होता है। यदि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और ये स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है, हम रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते, हमें भी थोड़ी देर रेस्ट चाहिए होता है। अगर हम स्पीड से काम करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, और वो स्ट्रेसफुल का नतीजा हमको क्या मिलने को पड़ेगा कि हम बीमार पड़ने लगेंगे। तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है।
इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार सत्य वर्तमान है, सही बात है, जो हम जी रहे हैं यही तो सत्य है, जो बीत गया वो तो चला गया, आने वाला क्या है हमको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, तो उसी में जीना चाहिए। हम अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों की बातों में उलझे रहते हैं, अक्सर हम जो पीछे बीत गया, अरे हमने उस दिन ऐसा किया था, वो वैसा था, वो वहाँ गए थे, वहाँ बड़ा मजा आया था, उस दिन वहाँ बड़ा खाना खाया, जो बीत गया अक्सर हम उसकी सोच में लगे रहते हैं, या भविष्य के सपने देखते रहते हैं, ऐसा करेंगे अगर कल हम वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ का खाना अच्छा है, नहीं हम इतना काम कर लेंगे तो परसों हमें काम कम करना पड़ेगा, हम ऐसा सब ये तो सोचते रहेंगे। हम जब भूतकाल में अपने सुखों और दुखों पर गौर करते हैं तो हमारे सुख दुख बढ़ जाते हैं। हम जब भूतकाल में देखते हैं तो हमारे सुख जो है वो दुख में बदल जाते हैं। भविष्य की कल्पना में दुखी करती है क्योंकि हमें उन्हें पूरा नहीं कर पाते। जो बीत गया वह सत्य नहीं हो सकता, यानी जो बीत गया हम उसको सुधार नहीं सकते, तो वो सत्य नहीं है। और जो अभी तक आया नहीं उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। वर्तमान ही सत्य है क्योंकि वह हमारे सामने घटित हो रहा है, वर्तमान ही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। तो यहाँ पर ये जान लीजिए जो बीत गया हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो बीत गया, वो सत्य नहीं। आने वाला क्या है हमको पता नहीं, तो समय क्या है सत्य, जो अभी है, जो हम अभी जी रहे हैं, तो हमें सिर्फ उसी बारे में सोचना है और उसी में ही जीना है। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो पहला जो हमारे पास लघु कथा है वो है गिन्नी का सोना। तो इसमें क्या है, लेखक ने प्रस्तुत पाठ में जो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं उनमें पहले प्रसंग यानी गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित करवाता है जो इस संसार को सबके लिए जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। गिन्नी का सोना, ये गिन्नी का सोना क्या है अभी आपको बताया जाएगा पार्ट में भी आगे, लेकिन हम आपको बता दें गिन्नी होती है, गिन्नी सॉलिड होती है और इसी से मोस्टली आभूषण बनते हैं। तो यहाँ पर जो इस पार्ट में जो हम करने के लिए जा रहे हैं वो है उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से ये संसार रहने योग्य है, यानी कि जिनके कर्म जो हैं बहुत अच्छे हैं, जो दूसरों के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं, ये दुनिया उनकी वजह से रहने। ऐसे तो बहुत से बुरे लोग भरे हुए हैं, बहुत से अच्छे भी भरे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए ही कार्यरत रहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो उन्हीं के कुछ के बारे में हम इस पार्ट में भी पढ़ेंगे। तो ऐसे ही लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस पार्ट में। लेखक कहते हैं कि शुद्ध सोने में और सोने के सिक्के में बहुत अधिक फर्क होता है। जो शुद्ध सोना होता है यानी कि एकदम प्योर सोना जिसे हम कहते हैं वो, और जो सोने का सिक्का होता है, इन दोनों में फर्क होता है। सोने के सिक्के में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है जिस कारण अधिक चमक आ जाती है और ये अधिक मजबूत हो जाता है। जो शुद्ध सोना होता है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता, उसकी मजबूती लाने के लिए उसमें थोड़ा सा % तांबा मिलाया जाता है। तो तांबा मिलाने से उसमें मजबूती तो आती है लेकिन उसमें थोड़ी सी चमक भी आ जाती है। औरतें अक्सर उन्हीं सोने के सिक्कों के गहने बनवाती हैं। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो उच्च चरित्र होता है वह भी शुद्ध सोने की तरह होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो गहने भी इन्हीं सोने के सिक्के से बनती है। तो यहाँ पर लेखक साथ में और क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति का जो उच्च चरित्र होता है यानी कि बहुत अच्छा चरित्र होता है वो भी कैसा होता है, शुद्ध सोने की तरह होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने चरित्र में तांबा अर्थात मिलावटी व्यवहार मिला देते हैं, यानी तांबे को क्या बताया, मिलावटी व्यवहार। उन्हीं लोगों को सभी लोग व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनका गुणगान करते हैं। तो जिनके स्वभाव में थोड़ा सा तांबा यानी कि व्यवहार, आदर्श के साथ थोड़ा सा व्यवहार मिल जाता है तो वो क्या कहलाने लगते हैं, आदर्श व्यवहारवादी व्यक्ति। तो अब इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे है तो भाई चरित्र हमारा बड़ा अच्छा, ओके, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम उसको हम सोशल नहीं करेंगे, हम सबसे बातें अच्छी करते हैं, सारे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन अगर मेरा ये व्यवहार समाज के लिए काम नहीं आया तो क्या वो किसी काम का है? अच्छा तो है, बहुत अच्छा है, चमक है, सब कुछ है, सब हमारी वाहवाही भी करते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल में कहाँ आ पा रहा है?
इस्तेमाल में तो नहीं आ पा रहा कहीं पे, हम किसी की अच्छाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी के लिए अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, समाज के लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए या अपने परिवार वालों के लिए हम कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या है, आदर्श तो है, यानी कि शुद्ध सोना तो है, लेकिन अब वो व्यवहार में नहीं है। जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं लाएंगे, अर्थात हम दूसरों के लिए अच्छे कार्य नहीं करेंगे, यानी कि उसमें हम थोड़ा सा तामा नहीं मिला देंगे, तब तक क्या होगा, वो दुनिया की नजर में आएगा नहीं, हम दुनिया के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। तो क्या मतलब हुआ यहां पर, अच्छा चरित्र यानी कि शुद्ध सोना, और उसको जब हम व्यवहार में ले आते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा तांबे मिली गिन्नी की तरह हो जाता है। तो वो कहलाता है आदर्श व्यवहारवादी व्यक्ति। लेखक हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्णन कभी भी आदर्शों का नहीं होता, बल्कि आपके व्यवहार का होता है ना। अब मान लीजिए हम बहुत अच्छे हैं, हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर हम किसी से बिहेव ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे घर में गेस्ट आए, हमने उनसे सीधे मुंह बात नहीं करी, कुछ हुआ हमने एकदम झिड़क के जवाब दे दिया, तो क्या होगा आप बताइए, आपके बारे में कोई बात करेगा, कभी बात नहीं करेगा, हमेशा आपकी बुराई करेगा। तो वही चीज यहां पर होती है कि आप हर चीज में अच्छे हो, तो ये आदर्श तो है, लेकिन आपका व्यवहार भी अच्छा है। हम आदर्शों की बात नहीं करते, हम हमेशा व्यवहार की बात करते हैं। हमें कहते हैं अरे वो तो भाई, वो बात करने में वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में पढ़ने में भी बहुत अच्छा है और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले बात किसकी आई, आपके व्यवहार की आई। तो यहां पर बात क्या हो रही है, आपको अगर आपके अच्छे आदर्श हैं तो उन्हें व्यवहार में लाना पहले जरूरी होता है। यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा ना होता। तो यहां पर क्या दिया, उनके आदर्श बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारे अपने इन आदर्शों को व्यवहार में लाना चाहिए, इससे दूसरों का भला होगा। और यही व्यवहार जो है, लाखों करोड़ों लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। जो लोग केवल अपने व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं, केवल वैज्ञानिक ढंग से ही सोचते हैं, वे व्यवहारवादी लोग कहे जाते हैं। और ये लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं कि कहीं इनसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसके कारण इनको हानि उठानी पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो, और ये काम हमेशा से ही आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले व्यक्तियों ने किया है। तो ये जो व्यक्ति व्यवहारवादी होते हैं ना, व्यवहारवादी मतलब उनके अच्छे आदर्श हैं और व्यवहारवादी भी हैं वो, तो वो क्या हमेशा चौकन्ने रहते हैं कि उनके व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंची। क्यों, क्योंकि हर तरफ तो हमारी तारीफ हो रही है। अब हमसे अगर कोई गलती हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी बुराई तो होगी होगी। तो यहाँ पर वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं घटित हो। तो अब ये व्यवहारवादी व्यक्तियों का क्या कार्य होता है, हम तो आगे चले ही चले, मगर हमारे साथ जो है और भी लोग आगे चलें, क्योंकि हमारी उन्नति हो, साथ साथ औरों की उन्नति हो, औरों की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी, तो सभी को फायदा होगा। हमारे समाज में अगर हमेशा रहने वाले कई मूल्य बचे हैं तो सिर्फ आदर्शवादी लोगों के कारण ही बचे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आदर्शवादी लोग हैं, बहुत सारे आदर्श जिनकी वजह से ये समाज में आज भी अच्छाई और आदर्श टिके हुए हैं। आप कभी भी कहीं पे भी निकलेंगे तो आप हर जगह देखेंगे कि समाज का कल्याण करने वाले आपको बहुत से लोग मिलेंगे। कभी आप कहीं देखेंगे कि स्ट्रीट डॉग्स को क्या कहते हैं, फूडिंग कराने के लिए बहुत से लोग मिल जाते हैं। कोई अभी कभी देखेंगे गार्डन में बहुत कहीं किसी ने कचरा डाल दिया है तो आप बहुत से लोगों को वो कचरा उठाते हुए, अच्छे अच्छे लोगों को कचरा उठाते हुए देखेंगे कि वो उन सारे कचरे को कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो ये सब क्या है, आप अगर अच्छे हो तो ही तो वो अच्छाई आपके बाहर आ रही है। तो कहने का मतलब है आप अच्छे हो, ये सिर्फ अपने तक नहीं रखो, उसको निकाल के बाहर लेकर आओ, व्यवहार में लेकर आओ। जैसे कि सोना शुद्ध होता है, बहुत प्योर होता है, बहुत प्रीशियस होता है, महंगा भी होता है, कॉस्टली भी, तो मगर उसको हम व्यवहार में नहीं ला सकते। शुद्ध सोने को जब तक हम व्यवहार में नहीं लाते, मतलब जब तक उसमें हम तांबा मिलाते नहीं हैं, उसमें मजबूती नहीं आती, हम उसके आभूषण तक नहीं बना सकते। वो सोना शुद्ध है, अच्छा है, लेकिन वो प्योरिटी में भी है लेकिन मजबूती में नहीं होता। तो मजबूती करने के लिए उसमें तांबा मिलाते हैं, उसी तरीके से व्यवहार भी होता है। तो इस छोटी सी कथा के जरिए हमने जाना कि गिन्नी का सोना क्या होता है।
अब हमारे पास में आएगा हमारी दूसरी कथा, वो है झेन की देन। अब ये क्या चीज है, चलिए देखते हैं। दूसरा प्रसंग है झेन की देन। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान को उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी व्यवस्थम दिन भर के कामों के बीच भी कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, जो ये कथा हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम छोटे से चीज़ में भी आपको समझाते हैं। आजकल की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। हम लगातार हमारा दिमाग कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में लगा रहता है। सुबह उठो, जल्दी स्कूल जाने की जल्दी रहती है, हमको फटाफट तैयार होना है, सब करना है, वहाँ पहुँचे, एक के बाद एक क्लासेस हैं, पीरियड है, हमको एक के बाद एक सारी क्लासेस लेनी है, वहाँ से लौट के आओ, फटाफट खाना खाओ, मुश्किल से आधा घंटा रुको, फिर कोचिंग जाओ, कोचिंग में पढ़ो, कोचिंग से पढ़ के आओ, रात में देर हो जाती है, तो फिर आओ लौट के हमको होमवर्क करना है, होमवर्क करने के बाद फिर खाना वाना खाओ, सो जाओ, फिर नेक्स्ट डे की तैयारी। मतलब लगातार दिमाग जो है स्ट्रेस में रहता है। हम फटाफट, मतलब एकदम व्यस्ततम लाइफ होती चली जा रही है कि सुकून कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ पर जापान की एक पद्धति को के सामने हमें समझाया गया है कि किस तरीके से हमारी व्यस्ततम लाइफ में भी हम थोड़ा सा समय निकाल के कैसे वहाँ पर एक ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में लेखक खुद गए थे उस जगह, उन्होंने वहाँ का वर्णन किया है। तो क्या बताया उन्होंने, जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिन भर के कामों के बीच कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर लेते हैं। लेखक ने जब अपने जापानी मित्र से वहां की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में पूछा तो उसने कहा जापान के लोगों को सबसे अधिक मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ता है। तो लेखक जब गए जापान, वहां पे अपने मित्र से पूछा कि भाई यहाँ की सबसे भयंकर बीमारी क्या है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे लोगों को मानसिक बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। मानसिक मतलब मन की बीमारी, यानी कि दिमाग और मन तो हमारा कनेक्टेड है, तो दिमाग जो है ना उसकी बीमारी ज़्यादा हो जाती है। लेखक ने इस मानसिक बीमारी की वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनके जीवन में तेजी ही औरों से अधिक है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि जापान के जो लोग हैं ना, उनका जीवन बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा तेज चलता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होड़ है कि हम चलें, हम कोई हमसे इतना चल रहा है, हम इनसे और आगे चलेंगे, और आगे, मतलब हमें सबसे आगे निकलना है। और ये व्यवस्था जो दौड़ होती है ना, यही क्या है, इनको मानसिक बीमारी का शिकार बना देती, क्योंकि अब दौड़ की वजह से दिमाग हमारा हमेशा सक्रिय रहता है, उसको सुकून तो मिलता नहीं, और उसके कारण क्या होता है, वो आगे बढ़ता रहता है और काम करता रहेगा। तो भाई दिमाग भी एक लिमिट होती है, कहीं जाकर थकेगा ना, तब उस समय जब वो थकने की कगार पे आ जाता है तो ये मानसिक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। मतलब कोई भी अपनी सोशल लाइफ नहीं, बस काम की बात करो और कुछ नहीं करना। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए, जिसके कारण एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही खत्म करने की कोशिश करने लगे। तो जापानीज जो हैं वो क्या करने लगे, वो अमेरिकन से जो है कंपटीशन करने लगे। उस कंपटीशन के जरिए क्या हुआ, जो एक महीने का काम था वो एक दिन में निपटाना चाह रहे। अब देखिए, एक महीने का काम एक दिन में निपटाना आसान काम है, अब वो क्या कर रहे थे, वो एक महीने का काम जो है एक दिन में निपटाए। तो जाहिर सी बात है किसी को भी स्ट्रेस होगा। यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी फैल गई है। तो यानी कि इतनी जल्दी काम करने के कारण इन लोगों में मानसिक बीमारी फैली है। लेखक कहते हैं एक शाम को उनका जापानी दोस्त उन्हें चा नो यू अर्थात जापान के चाय पीने के लिए विशेष आयोजन में ले गया। तो अब ये जो एक आयोजन था, ये वहां के लोगों के थके हुए मन को, दिमाग को आराम देने के लिए एक ट्रीटमेंट टाइप का था। चाय पीने का समारोह। इस समारोह के जरिए क्या होता है, इन लोगों की मानसिक जो गतिशीलता होती है वो शिथिलता में बदलने लगती है, मतलब धीरे धीरे शांत होने लगता है। कैसे होता है ये देखते हैं अभी आगे। लेखक उनका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए जहां गए थे वहां एक 6 मंजिला इमारत थी, यानी कि क्या कहते हैं, एक मल्टी बिल्डिंग थी जो 6 फ्लोर्स की थी। उसकी छत पर एक सरकने वाली दीवार थी, जिसको हम स्लाइडिंग्स बोलते हैं ना,
स्लाइड करके दीवार ले जाते हैं इधर से उधर, तो सरकने वाली दीवार का तात्पर्य होता है कि वहां पे स्लाइडर्स लगे हुए थे कि आप ऐसे खिसका दो, उसके अंदर आ जाइए, एक रूम है, इस तरीके से, जिस पर चित्रकारी की गई थी और पत्तों की एक कुटिया बनी हुई थी। यानी कि उसमें जब दीवार से अंदर गए तो वहां दीवारों पर चित्रकारी की हुई थी और पत्तों से बनी हुई थी, मतलब आपको नेचुरल लाइफ फील कराने के लिए वहां पे प्राकृतिक माहौल बनाया गया था, जिसमें जमीन पर चटाई बिछी हुई थी, मतलब एक मैट बिछा हुआ था, जो बांस की चटाई बनती है ना, वो बिछी हुई थी, जिसको बोलते हैं मैट भी बोलते हैं। उसके बाहर बेडौल सा मिट्टी का एक पानी भरा हुआ बर्तन रखा था। बाहर कैसा एक बर्तन रखा था। लेखक और उनके मित्र ने उस पानी में हाथ पांव धोकर अंदर गए। अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था। अंदर जब ये लोग पहुंचे तो एक व्यक्ति था जो उनको चाय सर्व करता, जैसे वेटर्स वगैरह होते ना, उसी तरह वहां पर वो एक व्यक्ति था जो चाय को सर्व करता, जिसे चानीस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? चानीस कहा जाता है। उन्हें देखकर वह खड़ा हो गया। जैसे ही लेखक और उनके मित्र आगे पहुंचे, उनको देखते ही वो वहां पर खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने प्रणाम किया। अब जापानीज में कैसे ऐसे करके कमर झुका के प्रणाम करते ना, तो वैसे ही उन्होंने प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई और कहा कि बैठ जाइए। अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया। वहीं पर चाय बनाने का थोड़ा सा प्रबंध था उसी कमरे में अलग से, तो वहां पर आग जलाई, उसके ऊपर चाय बनाने का बर्तन रख दिया। वह साथ वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन लेकर आया, फिर तौलिए से बर्तन साफ किए। चाय का बर्तन वहां पे चढ़ा दिया, फिर बगल के एक रूम में गया, वहां से चाय के बर्तन, अब चाय किसमें, कप प्लेट्स में पी जाती है, तो उसी तरीके के बर्तन वहां पे चाइनीज वाले वो लेकर आया। ये सारा काम उस व्यक्ति ने बड़े ही सलीके से पूरा किया, मतलब बड़े ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से वो सारे काम कर रहा था और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवंती, जय जयवंती ये नाम के राग की धुन गूंज रही हो, मतलब बहुत ही स्लो, सुकून पहुंचाने वाली एक धुन बज रही हो। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाजें तक सुनाई दे रही थी। तो वहां इतना सन्नाटा था, तो जो बॉइलिंग वाटर की बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके आवाज आती है ना, वो आवाज भी उनको वहां पर साफ सुनाई दे रही थी। लेखक कहते हैं कि चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की और फिर उन प्यालों को लेखक और उनके मित्रों के सामने रख दिया। चाय बनाई, प्यालों में सर्व करी और लेखक और उनके मित्र के सामने रख दिया। जापान में इस चाय समारोह की सबसे खास बात शांति होती है, इसलिए वहां 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं माना जाता। मतलब शांति मेन है, क्योंकि वहां पे सब अपने क्या कहते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे शांत होना जरूरी है। और इस स्ट्रेस के लिए कम करने के लिए क्या है, वहां 3 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 2 लोग तो चाय पीने वाले और 1 चाय बनाने वाला। इससे ज्यादा लोग वहां पर जो है अंदर नहीं रह सकते एक रूम के अंदर। वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे 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 पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। तो अब क्या हुआ, प्याले थे मात्र इतने से, ठीक है, जरा सी, इसमें कितनी सी चाय होगी, मुश्किल से मात्र हम लोग को 2 या 3 मिनट भी नहीं लगेगा उस चाय को खत्म करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने करीबन 1.5 घंटे तक इसकी चाय पी। अब इसको पीने का प्रोसीजर ये था कि आपको बहुत धीमे पीना है, बहुत ही ज्यादा धीमे, 10-15 मतलब आप मान लीजिए 15 मिनट में आपको 1 सिप लेना है। और इतना पहले तो शुरू में इतनी धीमी चाय पीने में तो बहुत ही मुश्किल हुई उनको, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ये जो स्लो प्रोसीजर चल रहा है, इसका काम है कि हमारी मानसिक गति की रफ्तार को कम करना, जिसके लिए वहां पर लोग आते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसकी मानसिक रफ्तार कम हुई और धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका दिमाग एकदम शांत हो गया, क्योंकि आसपास किसी तरह का कुछ भी नहीं था कि कोई शोर हो, कुछ हो, और चाय भी बहुत ही स्लो प्रोसीजर में पी जा रही थी। तो यहाँ पर इस पार्ट में जो 2 कथाएं दी हुई थी, हमने आपको दोनों ही समझाई। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है हमारी, शुद्ध सोने का उपयोग कम किया जाता है क्यों? जो शुद्ध सोना है उसका प्रयोग क्यों कम किया जाता है? कारण,
क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता, उसके आभूषण नहीं बन सकते। भाई आभूषण अगर बनेंगे तो वो जल्दी ही टूट जाएंगे, इसीलिए तो नहीं बनता है, तो इसलिए कम होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, शुद्ध सोना मिलावट रहित तो इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती, इसमें किसी अन्य धातु की मिलावट नहीं होती है, ये नरम, लचीला तथा कठोर होता है, इसमें चमक भी कम होती है, इसकी शुद्धता 24 कैरेट होती है तथा इसमें आभूषण नहीं बनाए जाते। आप कभी भी कहीं पे भी, आप अगर न्यूज़पेपर में भी देखोगे तो आप देखोगे कि सोने की कई कैटेगरीज होती हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, हाँ 20 कैरेट, तो कई तरीके की कैरेट आती है। तो इसमें क्या है, जो 24 कैरेट होता है ये पूरी तरीके से प्योर सोना माना जाता है। उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे आता है 22 कैरेट। तो 22 कैरेट के ही आभूषण बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मिलावट होती है और इनमें मिलावट के कारण मजबूती आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिन्नी के सोने का अधिक उपयोग क्यों किया जाता है? शुद्ध सोने का क्यों नहीं किया जाता हमने देख लिया, मगर गिन्नी सोने का क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें मिलावट हो जाती है और वो मजबूती प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। गिन्नी का सोना शुद्ध होने से अलग होता है, इसमें कुछ अंश तक तांबे की मिलावट होती है जिससे यह अधिक चमकदार और मजबूत बन जाता है। इनकी शुद्धता 24 कैरेट होती है, 22 कैरेट होती है और इसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। हमने आपको अभी बताया था कि 22 कैरेट से आभूषण बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ी मिलावट कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टी सेरेमनी की चाय का लेखक पर क्या असर हुआ? जो टी सेरेमनी में ये गए थे उस पे लेखक के ऊपर क्या असर हुआ? ये चीज क्या थी? टी सेरेमनी में चाय पीते समय लेखक पहले 10-15 मिनट उलझन में पड़ा, फिर उसके दिमाग की रफ्तार धीमी होने लगी, जो कुछ देर में ही बंद सी हो गई। अब उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा, उसे लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। मतलब धीरे 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 उनकी दिमाग की गति एकदम शांत हो गई और जैसे लगा कि वो एक शून्य पे आकर रुक गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीना इसी का नाम लेखक ने ऐसा किस स्थिति को कहा है? किस स्थिति के बारे में लेखक ने बात करी है? जीना इसी का नाम लेखक ने ऐसा उस स्थिति लिए कहा है जब वह भूतकाल और भविष्यकाल दोनों को मिथ्या मान उन्हें भूल बैठा था। कहने का मतलब है कि पास्ट प्रेजेंट सब कुछ वो भूल गया था, क्योंकि एकदम वो शून्य स्थिति में आ गए थे, तो उन्होंने वही स्थिति के लिए जीना इसी का नाम कहा। उनके सामने जो वर्तमान था उसी को उन्होंने सच मान लिया था। टी सेरेमनी में चाय पीते पीते उनके दिमाग से दोनों काल उड़ गए थे, वह अनंत काल जितने विस्तृत वर्तमान में जी रहे थे। यानी कि जो आपका फ्यूचर है वो और जो पास्ट है वो दोनों ही भूल चुके थे। जो प्रेजेंट था वो सिर्फ उसी को महसूस कर रहे थे, मगर वो भी इतना लंबा था कि वो उसको पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे, पूरा पीसफुल था। तो अब जब हमारे लिए भाई पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं होता, जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि भाई पास्ट में जो बीत चुका उसको हम सही नहीं कर सकते और फ्यूचर में जो आने वाला है उसे हमें पता नहीं। तो जीना क्या है, हमें प्रेजेंट जीना है, इसलिए प्रेजेंट जिए, उसको ही वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और उसी पल के लिए उन्होंने बोला जीना इसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक के मित्र के अनुसार जापानी किस रोग से पीड़ित हैं और क्यों? कौन से रोग से पीड़ित थे? वो मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में रफ्तार बहुत अधिक थी, क्या कहते हैं, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा के कारण वो बहुत ही तेज रफ्तार से कार्य करते थे, इसीलिए वो मानसिक स्थिति पीड़ित हो गए। भाई 1 महीने का कार्य वो 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे थे। लेखक के मित्र के अनुसार जापानी मानसिक रुग्णता से पीड़ित थे। इसका कारण उनकी असीमित आकांक्षाएं, उनको पूरा करने के लिए किया गया भागम भाग भरा प्रयास, महीने का काम 1 दिन में करने की चेष्टा, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र से प्रतिस्पर्धा आदि। तो ये सारे कारण थे। उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थे, प्रतियोगिता बहुत ज्यादा थी, वो ऐसी चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। तो यहां पर ये पार्ट हमारा
ख़त्म हुआ। हमने इसके आपको सार समझाए दोनों के और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी रखे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि हम रिवीजन करा रहे थे, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पहले भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें हमारे चैनल पे आकर देख सकते हैं। अब ये वन शॉट रिवीजन जो हम आपको करा रहे हैं, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetspain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे वन शॉट रिवीजन करके आपका एक कॉलम बना हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें सभी क्लासेस के रिवीजन आपके सामने हैं। देखिए 12th, 11th, 10th, 9th, तो आप हैं 10th में। आप जैसे ही क्लिक करेंगे 10th में, यहाँ पर क्लिक करते ही वॉच, आपके जो है 10th में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के फुल चैप्टर रिवीजन के नाम से आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसी तरह इंग्लिश, हिंदी, आपका बायो, सभी आपके पास में सामने आ जाएगा। आपको करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने सारे ही चैप्टर आ जाएंगे। तो जो चैप्टर पढ़ना है आप उसे क्लिक करिए, उसके वीडियो को देखिए और अपनी जितना भी रिवीजन है फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।